बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर, स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री। और आज हम चैप्टर 14 इसका आगाज़ कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको मैक्रोमॉलिक्यूल और फिर पॉलीमर्स क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये हम आगाज़ करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माय डियर स्टूडेंट, हम ना मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इसके पहले डेफिनेशन इसको पढ़ते हैं। डेफिनेशन से पहले आप अगर मीनिंग्स देखेंगे ना, तो मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रो, ये फर्स्ट ईयर में भी हमने लफ्ज पढ़ा था मैक्रो। मैक्रो मीन लार्ज, लार्ज, जाइंट। और एक हम लफ्ज पढ़ते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। लेकिन मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा है, यानी अगर आप इसके मीनिंग देखेंगे तो लार्ज, लार्ज इन साइज। Those molecules which are large in size, they are called macromolecules. Macro definition देखिए, a giant size molecule which is often a polymer, एक बहुत बड़े साइज का मॉलिक्यूल जो कि पॉलीमर भी हो सकता है, इट्स कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। अगर मैक्रोमॉलिक्यूल को मैं जनरली क्लासिफाई करूं तो दो इसके टाइप्स बनते हैं, इनऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक में यू हैव द डायमंड, यू हैव द ग्रेफाइट, यू हैव द सैंड, दीज आर इनऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल। अब ये बात में रखनी है, डायमंड और ग्रेफाइट दीज आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और कार्बन होने के बावजूद ऑर्गेनिक नहीं है ये। डायमंड और ग्रेफाइट दे आर द इनऑर्गेनिक। सिमिलरली वी हैव द organic macromolecules are further divided into biopolymers and synthetic polymers. Biopolymers, those polymers which are present in living organisms, plants, animals, उनमें जो मौजूद है। और इसमें you have the lipids, you have the protein, you have the cellulose, you have starch and nucleic acids. All these are biopolymers. All these are macromolecule present in living organisms. We have synthetic polymers, I mean man-made polymers. They are plastics, they are synthetic fibers, they are rubber. आप पढ़ते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप पॉलीथीन को पढ़ते हैं, आप पॉलीस्टाइरीन को पढ़ते हैं, आप नायलॉन 6 पढ़ते हैं, एक्रिलिक राइजन्स पढ़ते हैं। ऑल दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर, ऑल दीज आर मैन मेड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माय डियर स्टूडेंट, मैं यहां कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए जरा, पॉलीमर केमिस्ट्री जो है, इसका जो सबसे पहला काम था, पॉलीमर केमिस्ट्री का जो सबसे पहला काम था वो था कि केमिकल मॉडिफिकेशन designed to improve the physical properties of naturally occurring polymers। जो कुदरती तौर पर पॉलीमर्स पाए जाते हैं ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना है, उसके लिए केमिकल मॉडिफिकेशन डिजाइन की गई। मसलन मैं आपकी पहली बात आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट, इन 1939 चार्ल्स गुडयियर, बहुत मशहूर ये नाम है, चार्ल्स गुडयियर, उसने क्या किया, उसने नेचुरल रबर की वल्कनाइजेशन से एक ऐसा रबर बनाया जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। अब याद रखना, ये जो नेचुरल रबर है ना, दिस नेचुरल रबर इज ब्रिटल व्हेन कोल्ड एंड इट बिकम्स स्टिकी व्हेन वार्म। लेकिन व्हेन इट इज वल्कनाइज्ड, वल्कनाइज कैसे करते हैं, वल्कनाइजर के आप नेचुरल रबर का सल्फर से रिएक्शन करवाते हैं, आप उसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में लाते हैं। तो वल्कनाइजेशन के बाद जो आपके पास रबर आता है, इट शो इलास्टिसिटी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर। आई मीन गुडयियर ने नेचुरल रबर की वल्कनाइजेशन से जो रबर बनाया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नेचुरल रबर से कहीं बेहतर थी। यह पहला काम था, यह पहला काम था जो पॉलीमर केमिस्ट्री में। बिल्कुल इसी तरह एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट ने द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर रेयॉन, इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेलुलोज। सेलुलोज से रेयॉन को प्रिपेयर किया गया, उसके लिए डिफरेंट केमिकल मॉडिफिकेशन डिजाइन की गई। रेयॉन, दिस वन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह इन 1910 Lew Bakelite, he prepared first totally synthetic polymer, that is Bakelite, very useful polymer। और आपने पढ़ा हुआ चैप्टर 11 में कि Bakelite is formed from formaldehyde and phenol। ये Bakelite ये first totally synthetic polymer था, और 1910 में Lew Bakelite, उसी के नाम पे ही हम इसे Bakelite भी कहते हैं। My dear student, in 1920s हर्मन स्टोडिंगर, हर्मन स्टोडिंगर क्या कहता है, हर्मन स्टोडिंगर कहता है कि पॉलीमर्स वर हाई मोलेकुलर वेट कंपाउंड्स held together by normal covalent bond। This one is the hypothesis about polymers, polymerization hypothesis 1920। ये हर्मन स्टोडिंगर वो ये पॉलीमर्स के बारे में कह रहा है। स्टूडेंट, लेटर ऑन ये जो स्टोडिंगर व्यूज जो है ना, स्टोडिंगर व्यूज इनको मजीद कंफर्म करते हैं। स्टोडिंगर व्यूज रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम कैरोथर एंड वी हैव पॉन्ट who read the same conclusion। वही बात जो स्टोडिंगर ने कही, वही कैरोथर ने कही।
माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट्स हर साल दुनिया में तकरीबन 250 बिलियन पाउंड्स ऑर्गेनिक सिंथेटिक पॉलीमर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। अब याद रखना, तकरीबन पिछले एक साल से सिंथेटिक पॉलीमर्स ने हमें घेरा हुआ है। मसलन स्टूडेंट, वी वियर क्लॉथ्स ऑफ नायलॉन एंड पॉलिएस्टर, we walk on polypropylene carpets. Similarly, we drive cars with plastic fenders and polyester and polymers rubber tires. Similarly, we use artificial hearts and other organs made from silicone polymers. Our pens and computer, our toys and television are made largely of polymers. स्टूडेंट, मैं सारी बातों को समराइज करता हूं। आई कैन से वी लिव इन प्लास्टिक सोसाइटी। हमारे चारों तरफ, हर तरफ अगर देखेंगे हमारे पास पॉलीमर्स ही पॉलीमर्स हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो पॉलीमर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस उसको रियलाइज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं ना कुछ बुनियादी बातें आपके साथ, ये पॉलीमर और मैक्रोमॉलिक्यूल, इनमें फर्क क्या है? मैं दो तरह से दोनों बातें करूंगा, दोनों एक दूसरे की कंट्राडिक्शन में है, फैसला आप खुद कीजिएगा। पहली बात, मैं कहूंगा all polymers are macromolecules but all macromolecules are not polymers। ये मेरा सेंटेंस आपने ध्यान में रखना है। इसकी फेवर में मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, मसलन वी हैव पॉलीथीन इज अ पॉलीमर as well as it's due to large size, this one is a macromolecule। we have polystyrene, this one is a polymer and this one is also a macromolecule। we have cellulose, it has a repeating unit, this one is a polymer as well as this one is a macromolecule। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, इसमें ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, सब्सटेंसेस, दे आर पॉलीमर एज वेल एज दे आर मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लेकिन वी हैव क्लोरोफिल इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल बट इट इज नॉट अ पॉलीमर। ये मैक्रोमॉलिक्यूल है लेकिन ये पॉलीमर नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, तमाम पॉलीमर्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं लेकिन तमाम मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेंटेंस जो इसके बिल्कुल कंट्राडिक्शन में है, एक बहुत ऑथेंटिक बुक कहती है, वो बुक क्या कहती है? अ पॉलीमर इज अ सब्सटेंस, क्या कहा? A polymer is a substance composed of macromolecules। मसलन, we have the polyethylene। Polyethylene is composed of macromolecules of different lengths and different degree of branching। ये दो जो बातें मैंने आपसे की है ना, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में। अब फैसला आपने करना है कि दोनों में से ठीक कौन सा। स्टूडेंट, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बाद अब हम पॉलीमर्स इसको डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम पॉलीमर इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन से पहले ना ये देखें, ये द वर्ड पॉलीमर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। पोली मीन मैनी, पोली का मतलब हुआ मैनी, कई, और मर का मतलब हुआ यूनिट। इसका मतलब है पॉलीमर एक कंपाउंड है विच कंसिस्ट ऑफ मैनी यूनिट्स, जो कई यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये इसके मीनिंग्स आ गए। डेफिनेशन देखें, a large molecule, I mean macromolecule, a large molecule built up by repetition of small and simple chemical units। एक लार्ज मॉलिक्यूल जो सिंपल और स्मॉल केमिकल यूनिट्स उसकी रेपिटेशन से बनता है, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। वो जो केमिकल यूनिट्स हैं हम उन्हें मोनोमर्स कहते हैं। मोनो, अब यहां भी मीनिंग्स देने, मोनो मीन वन, और ये मर मीन यूनिट। तो मोनोमर, दिस वन इज अ सिंगल यूनिट, और पॉलीमर उनकी रेपिटेशन से बनने वाला लार्ज मॉलिक्यूल। मसलन स्टूडेंट, ये मेरे पास एथिलीन है। एथिलीन इज अ मोनोमर। इसकी पॉलीमराइजेशन हुई, वो प्रोसेस जिसमें हम मोनोमर्स को पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो एथिलीन की पॉलीमराइजेशन से आपके पास ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बना, एक पॉलीमर बना, दिस इज कॉल्ड पॉलीएथिलीन। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास स्टाइरीन है। अब स्टाइरीन बहुत बड़ी तादाद में ले, स्टाइरीन इज अ मोनोमर, इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, आपके पास एक पॉलीमर बनेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, मेरे पास ना ये डिफरेंट पॉलीमर्स हैं। इन पॉलीमर्स में ना मैं एक लफ्ज दो, एक है मोनोमर क्या है, एक रिपीटिंग यूनिट क्या है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। देखें, ये मेरे पास डिफरेंट पॉलीमर्स हैं। अब इन पॉलीमर्स में देखेंगे ना, ये वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर आपके पास रिपीटिंग यूनिट है। इस केस में ये है, इस पॉलीमर में ये है, इस पॉलीमर में ये है। ये रिपीटिंग यूनिट है। लेकिन ये जो पॉलीमर आपके पास बना, इसका मोनोमर ये है। यानी आप पॉलीथीन की बात कर रहे हैं ना, पॉलीथीन में मोनोमर कौन है? मोनोमर पॉलीथीन में एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मोनोमर है। लेकिन इसका जो रिपीटिंग यूनिट बना वो ये बना। यानी मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट में फर्क जरूर होता है, लेकिन साफ ज़ाहिर है यही मोनोमर ही रिपीटिंग यूनिट बनता जाता है पॉलीमर के अंदर। माय डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। लेकिन इनको पढ़ाने से पहले ना मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँ। वो क्या है? दैट इज टाइप्स ऑफ
polymers, polymers की types या classification of polymers. You can classify polymers on various basis. कई तरह से आप polymers को classify कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी टेक्स्ट बुक की हद तक महदूद रहूंगा. हम polymers को चार तरह से classify करते हैं. Number one, on the basis of structure. Structure की base पर you have three types of polymers. You have linear polymers, you have branched chain polymers, you have cross-linked polymers. इसी तरह on the basis of nature of monomer, अगर monomer की nature की base पे कहेंगे you have homopolymer, you have copolymer, and you have terpolymer. On the basis of heating effect, heating हमारी बुक इसे heating effect कहती है, अदर बुक्स जो है वो nature of intermolecular forces उसके बेस पे. बहरहाल heating effect बेस पे you have two types of polymer, thermoplastic polymers and thermosetting polymers. On the basis of polymerization, you have two types of addition polymers and condensation polymers. मैंने कहा और भी कई बेसिस हैं जिस पे आप पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. अब मैं बढ़ता हूं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. स्ट्रक्चर की बेस पे तीन किस्म के पॉलीमर्स हैं. पहले लीनियर पॉलीमर, इनको पढ़ते हैं. लीनियर पॉलीमर क्या है? लीनियर पॉलीमर में इन दिस पॉलीमर मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग लीनियर चेन. इसमें क्या हुआ? मोनोमर्स आपस में लिंक होते जाते हैं, आपके पास एक लॉन्ग लीनियर चेन बनती जाती है. Such kind of polymers are called linear polymers. Student, linear chains are closely packed. ये जो आपके पास linear chains बनी, ये closely packed होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. closely packed होने की वजह से इनके दरमियान जो attractive forces हैं वो strong होती हैं. That is why they have high densities. close packing की वजह से, linear chain की close packing की वजह से linear polymers have high densities, high tensile strength and high melting and boiling points. My dear student, you have examples of linear polymer. Polyethylene या polythene जिसे हम कहते हैं, लेकिन polythene कौन सा? High density polythene. You have the nylon, you have the polyester. देख ले, this one is the high density polythene, this one is nylon, this one is polyesters. ये polyester आगे कई किस्म के हैं. ये जो है ना, these are linear polymers. इनका melting boiling point ज्यादा है, इनकी density ज्यादा है, इनकी tensile strength high है. दूसरी बात आपके पास you have branched chain polymers. In branch chain polymers, monomer units are linked to form long chain. Monomer unit link हुए long chain बनी with some branches of different lengths. ये देखें, ये आपके पास मोनोमर से लिंक हुए, आपके पास long chains बनी. अब इस long chains में there are different branches of various lengths. These are branch chain polymers. अब इसमें एक खास बात है, और वो क्या? Due to branching, these polymers are not closely packed. जो लीनियर पॉलीमर थे वो क्लोजली पैक्ड थे. अब ब्रांचिंग की वजह से दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड. अगर क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे तो फिर इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी, पैकिंग लूज पैकिंग होगी, जिसकी वजह से दे हैव लो डेंसिटीज, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. उसके बिल्कुल उलट आ गया. इसका मतलब है ये जो क्लोज पैकिंग है ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है. माय डियर स्टूडेंट, ब्रांच इन पॉलीमर्स में यू हैव द पॉलीथीन. ऊपर भी पॉलीथीन था, बट दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन. इन दिस केस यू हैव लो डेंसिटी पॉलीथीन, यू हैव द स्टार्च, यू हैव ग्लाइकोजन. दीज आर ब्रांच इन. देखें, दिस वन इज लो डेंसिटी पॉलीमर पॉलीथीन, दिस वन इज स्टार्च. पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट में हम तीन पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड. और जो पॉलीसैकेराइड है उसमें स्टार्च है. पॉलीसैकेराइड में यू हैव अनदर एग्जांपल, दैट इज ग्लाइकोजन. बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, दे आर ब्रांच्ड पॉलीमर्स. स्टूडेंट, यू हैव द थर्ड वन इज cross-linked or interconnected polymers. Cross-linked or interconnected polymers. Monomer unit, yani in these polymers, monomer units are linked together to form three-dimensional network. My dear student, ये आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. These are cross-linked या interconnected polymers. Example, एक प्रॉपर्टी देखें, they are hard, rigid and brittle. Hard, rigid and brittle. Example पे आ जाए, bakelite, urea formaldehyde, glyptal and many more. देखें, this one is bakelite, first totally synthetic polymer. Bakelite, very useful polymer. This one is urea formaldehyde. हमने वो formaldehyde के यूजर्स में इसका जिक्र किया था. urea formaldehyde. This one is glyptal. ये polyester है. My dear student, एक टर्म हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, that is degree of polymerization. हम इसको DP से जान करते हैं, degree of polymerization, DP. इसमें देखेंगे the number of repeating units which determine the length of polymer chain. पॉलीमर चेन में कितने रिपीटिंग यूनिट हैं, उन रिपीटिंग यूनिट की तादाद डीपी कहलाती है. नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट विच डिटरमिन द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन, दैट इज कॉल्ड द डीपी. अब आप ना डीपी कैसे मालूम करते हैं? और फिर एक और बात,
आप डीपी की मदद से मोलेकुलर मास ऑफ पॉलीमर कैसे निकालते? मोलेकुलर मास ऑफ पॉलीमर विद द हेल्प ऑफ डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से आप मोलेकुलर मास कैसे मालूम करते? माय डियर स्टूडेंट, किसी भी पॉलीमर का अगर आपने मोलेकुलर मास लेना है ना, तो दो चीजें चाहिए। हमें उस पॉलीमर में जो रिपीटिंग यूनिट है उसका मोलेकुलर मास चाहिए, हमें डीपी चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलीमर। हमें पता होना चाहिए कि उस पॉलीमर में नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कितनी। मसलन एक एग्जांपल है, मेरे पास ना ये विनाइल क्लोराइड है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस वन इज विनाइल क्लोराइड। इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएं तो आपके पास ये पॉलीमर बना। दिस पॉलीमर इज कॉल्ड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, हमें ना जो PVC दिया गया, उस PVC में जो एक पॉलीमर है उसकी डीपी हमें कही गई कि 1000 है, 1000 है। अब डीपी का तो हमें पता चल गया 1000 है, लेकिन अगर आपने उस PVC उसका मोलेकुलर मास लेना है तो डीपी के साथ साथ हमें उसके रिपीटिंग यूनिट का मोलेकुलर मास पता होगा। ये देखिए, दिस वन इज द रिपीटिंग यूनिट, ये इतना, ये है आपके पास रिपीटिंग यूनिट। इसमें कार्बन कितने हैं? 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। इसमें हाइड्रोजन देख लें, 2 और 1 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 आ गया। और इसमें क्लोरीन, क्लोरीन इसमें 1 है, और क्लोरीन आप जानते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5, 35.5। इनको ऐड कर लो, रफली मैं लिख रहा हूं 63 आंसर आएगा रफली। इसका मतलब है डीपी कितना? डीपी हमारे पास है 1000। मोलेकुलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट वो हमने कितना लिया? 63। मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा 63,000। कितना आंसर? 63,000। माय डियर स्टूडेंट, दिस 63,000, दिस वन इज द मोलेकुलर मास ऑफ PVC। क्या? मोलेकुलर मास mm ऑफ PVC कितना आ गया? 63। एक तो ये बात में उठाओ ना, एक और भी चीज है। ये तो मैंने कहा ना कि अगर आपको डीपी का पता हो, आप उस डीपी से मोलेकुलर मास है। और दूसरी एक और बात, अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब आपको ये पॉलीमर दिया गया है, पॉलीमर का मैं आपको मोलेकुलर मास भी बता देता हूं, उसके रिपीटिंग यूनिट का मास भी बता देता हूं, बताएं डीपी क्या होगी? तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि डीपी दैट इज इक्वल टू मोलेकुलर मास ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डीपी आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने चैप्टर 14 उसका आगाज किया, मैक्रोमॉलिक्यूल चैप्टर का नाम। आज के इस लेक्चर में हमने पॉलीमर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर और फिर डीपी इसको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम।